हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। हल्की सी आहट हुई और मेरी आँख खुल गई। मुझे लगा खिड़की पर कोई है। झाँक कर देखा तो अंधेरे में एक मानव आकृति तेज कदमों से दूर जाती दिखाई दी। चाल ढाल से कोई युवती लग रही थी। रात गए यह युवती मेरे कमरे में क्या ताक झाँक कर रही थी। चौकीदार को आवाज़ लगाने की सोची पर फिर रुक गया। व्यर्थ मेरी ही बदनामी होगी। हो सकता है वह मुझ पर ही कोई लांछन लगा दे। इन गंवार लोगों का क्या भरोसा। मेरा क्या है, कल काम खत्म करके निकल जाऊंगा सोचकर मैं सोने का उपक्रम करने लगा, पर सो नहीं पाया। अगले दिन सरकारी मुआयने का काम खत्म कर रवाना होना चाहा तो गांव के पोस्टमास्टर साहब आ गए। उनके संग एक नवयुवती भी थी। औपचारिक अभिवादन के बाद वे मूल विषय पर आ गए। यह शोभा आपसे मिलना चाहती है। किस सिलसिले में? मैं अचकचा गया। युवती बेहद खूबसूरत और आकर्षक थी। मैं चाहकर भी नज़रें नहीं हटा पा रहा था। आपको याद नहीं साहब, पिछली बार आप पंचायत चुनाव के वक्त आए थे और 3 दिन ही डाक बंगले में रुके थे। तब इसी ने आपकी सेवा टहल की थी। ओह, तो यह वो है, मैंने सोचा। दरअसल उस समय इसका गोना हुआ ही था। यह हर वक्त अपने आप को सामने घूंघट ओढ़े रहती थी, इसलिए आप पहचान नहीं पाए। मुझे याद आया, पिछली बार मैंने इसे नवयौवन की एक झलक पाने का कितना प्रयास किया था, पर नाकामयाब रहा था। उसने मेरी हर सुख सुविधा का ख्याल रखा था, खाना बनाने से लेकर कपड़े धोने तक, पर ना कभी बात की और न कभी चेहरा दिखा। अभी कोई 2 महीने पहले ब्याह हुआ और 2 दिन बाद ही पति चल बसा। अरे वो कैसे? मैंने चौंक कर पूछा। पियक्कड़ था हजूर, गाड़ी के नीचे आ गया। खैर, होना था सो हो गया। अब यह यहाँ नहीं रहना चाहती। शहर जाकर छोटा मोटा काम करके ज़िंदगी गुजारना चाहती है। ज़्यादा पढ़ी लिखी तो है नहीं। आपको कहते संकोच कर रही थी। मैंने कहा मैं कह दूंगा। आप इस अपने संग शहर ले जाइए और इसके लायक कुछ जुगाड़ कर दीजिए। मैं कैसे अपने संग ले जा सकता हूँ? मेरे सामने अपनी बीवी का चेहरा घूम गया। मैं प्रयास करूँगा, यदि कुछ हो पाया तो बुला लूँगा। मेरे सूखे आश्वासन से युवती का चेहरा बुझ गया। पोस्टमास्टर साहब उसे समझाते बुझाते ले गए। बात टली सोचकर मैंने चैन की सांस ली। मैं गांव की सीमा से बाहर निकल ही रहा था कि वही युवती शोभा जाने कहाँ से भागती हुई आई और रुकने का इशारा करने लगी। मैंने जीप रुकवाई और बेरुखी से पूछा, अब क्या है? वह डर गई और पर साहस जुटाकर बोली, आपसे अकेले में बात करनी है। मेरी स्थिति अजीब सी हो गई थी, पर मैं जीप से उतरकर सड़क के किनारे हो लिया। मैं अब इस गांव में एक पल भी नहीं रह सकती। मेरा बापू नशेड़ी है, दिन भर पीकर पड़ा रहता है। नशे की झोंक में ही उसने मेरा रिश्ता उस नशेड़ी से तय किया था। वह तो मर गया, पर अब गांव के आवारा लड़के मेरे पीछे पड़े रहते हैं। न दिन में चैन है न रात में। बापू को होश नहीं रहता। माँ पहले ही गुजर चुकी। भाई बहुत छोटा है। यहाँ घुट घुट कर जीने से तो अच्छा है कि कहीं डूब मरूं। कहीं काम नहीं मिलेगा, तब तक आपके यहाँ झाड़ू बर्तन कर लूँगी। आप संग नहीं ले गए तो मैं यहीं उस कुएं में कूद जाऊँगी। वह भाई को समझाकर कपड़े वगैरह लेकर आई थी। उसकी धमकी से मैं सिहर गया। डरते डरते उसे लेकर अपने घर में प्रवेश किया। तन्नू को सारी कहानी बताई तो अबला ही जाने अबला का दर्द की तर्ज पर उसने शोभा का हाथों हाथ लिया। शोभा ने भी जल्दी ही घर का
कामकाज संभाल लिया, लेकिन उसके रहते मैं अपने ही घर में अजनबी सा महसूस करने लगा था। हर वक्त सज संवरकर भले मानुष बने रहना अखरने लगा था। मन में डर लगा रहता था कि उसका यौवन और सौंदर्य कहीं मुझे भटका न दे। जाने क्यों यह छोटी सी बात तन्नू समझ नहीं पा रही थी कि आग और घी को इस तरह पास पास छोड़ना खतरे का आगाज करना है। लेकिन मानो उन दोनों को मुझ पर अटूट विश्वास था, जो मुझे गर्व की बजाय झुंझलाहट से भर देता। क्यों मेरे आत्मसंयम की परीक्षा लेने पर तुली हैं ये दोनों। नहीं कर सकता मैं यह सदाचारी होने का ढोंग। ना चाहते हुए भी जाने क्या देखने की चाहत में नजरें चुपके से उसका पीछा करती। उस दिन तो मेरी सहनशक्ति हद पार कर गई, जब पड़ोसी सुरेंद्र कांत ने बातों ही बातों में मुझे छेड़ दिया। अब तो भाभी जी को महीने 2 महीने के लिए पीहर भेज दे। अरे दिक्कत क्या है, पीछे है तो सही संभालने वाली, बल्कि ज़्यादा अच्छे से संभाल लेगी। ही करते हुए ऐसे व्यंग्यपूर्ण अश्लील तरीके से उसने दांत निपोरे कि मेरा खून खोल उठा। घर में घुसते ही मैंने तन्नू पर धाड़ उठा। तन्नू, आज और इसी वक्त तुमने उस शोभा को कहीं और इंतज़ाम नहीं किया तो मैं कल ही उसे उसके गांव पटक आऊँगा। मैंने कोई खैराती शराय खाना नहीं खोल रखा है। शोभा उस वक्त बाजार गई हुई थी जिसका मुझे आभास था, इसीलिए मेरी आवाज़ में और भी जोश आ गया था। पर वो बेचारी, तन्नू ने हल्का सा प्रतिरोध किया। कोई बेचारी वेचारी नहीं है। सहानुभूति दिखाकर कुछ दिन रख लिया, बस कल को लोग उल्टी सीधी बात ये करें। मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं। फरमान जारी कर मैं तीर की तरह घर से निकल गया। शाम को धड़कते दिल से घर में प्रवेश किया। कहीं तन्नू ने उसे सब कुछ ज्यों का त्यों उगलकर रवाना ना कर दिया हो। यदि ऐसा किया होगा तो मेरी क्या छवि रह जाएगी उसके दिल में, या शायद कुछ कहा ही ना हो और अभी हमेशा की तरह वह चाय का कप लेकर हाजिर हो जाए मेरे सामने। पर वह नहीं आई। उसकी जगह मेरी 12 वर्षीय बेटी नीलू चाय लेकर आई। अरे तुम आज खेलने नहीं गई? नहीं, माँ ने अब से खेलना बंद करवा दिया है। उनका हाथ बटाना है घर के कामों में। शोभा मासी जो चली गई हैं, अभी तो शाम का खाना भी बनाना है, उसने मुंह फुलाते हुए कहा। अरे पर मैंने कुछ कहना चाहा, लेकिन रसोई से तन्नू को आते देख अपने होठ काट लिए। मैं किसी भी रूप में यह नहीं दर्शाना चाहता था कि मुझे शोभा के जाने की कोई परवाह है। हालांकि मन ही मन मैं यह जानने के लिए मरा जा रहा था कि वह कहाँ गई और तन्नू ने उसे क्या कहकर भेजा। घर में सब मानो मेरे धैर्य की परीक्षा लेने पर उतर आए थे, क्योंकि शोभा का कोई नाम भी नहीं लेता था, मानो इस नाम का कोई प्राणी इस घर में कभी था ही नहीं। बरसों पुरानी बात है यह, पर आज भी जहन में ऐसे ताज़ा है मानो कल की ही बात हो। तब मैं पुरुषोचित दंभ का शिकार था, लेकिन अब मुझे लगता है पुरुष सर्वज्ञाता सर्वशक्तिशाली होने का आडंबर मात्र रचते हैं, जबकि स्त्रियां हमारी रग रग पहचानते हुए भी हमारे इस आडंबर को बनाए रखती हैं, क्योंकि वे हमें हमारी ही नज़रों में गिरा हुआ नहीं देख सकती। अपने इस प्रयास में वो हम पुरुषों से बहुत ऊंचा उठ जाती हैं। इस सत्य का पहली बार एहसास मुझे तब हुआ जब तन्नू नीलू को लेकर उनके पीहर किसी शादी में गई हुई थी। मैं ऐसे मौके पर अगली गली में स्थित एक मेस में खाना खाया करता था। उस दिन भी मैं वहीं चला गया था। वहाँ नौकरों को निर्देश देती शोभा को देखकर मैं अचंभे में पड़ गया। मैंने चुपचाप मुड़कर लौटना चाहा, लेकिन उसने मुझे देख लिया। अरे आइए ना साहब, खाना खाए बिना कैसे जा रहे हैं? ए मदन, पहले इधर टेबल साफ कर, गरम गरम थाली लगा। तुम यहाँ कैसे? आपको तन्नू दीदी ने नहीं बताया? वो ही तो मुझे यहाँ रखवा गई थी।
कहाँ यहाँ अच्छी पगार मिलेगी। पहले मैं यहाँ खाना बनाती थी, फिर यहाँ के मालिक को मेरा काम पसंद आया तो उन्होंने पूरी मेस की देखभाल की जिम्मेदारी सौंप दी। मालकिन बहुत बीमार रहती है और बाबूजी को और भी बहुत से काम है तो मैं ही संभालती हूँ। गांव में तुम्हारा भाई और बापू नहीं ऐसा ही पूछ रहा था। कुछ दिनों बाद शायद उधर जाऊं, कुछ काम हो तो बता देना। मैंने बड़प्पन जताने की कोशिश की। गांव में अब कोई नहीं है। भाई को मैंने यहीं स्कूल में डलवा दिया है। मैं तो ज़्यादा पढ़ नहीं पाई पर अब उसकी ज़िंदगी बन जाए तो अच्छा हो। बापू को भी यहीं एक नशा मुक्ति केंद्र में डाला है। कोशिश तो कर रही हूँ उनकी लत छूट जाए, आगे भगवान की मर्जी। मैं चुपचाप खाना खाकर लौट आया। दिल में शोभा के साथ साथ तन्नू की इज्जत भी बहुत बढ़ गई थी। पहली बार नारी की महानता और नारी की सक्रियता मनोवृत्ति का बोध हुआ था। शोभा के पिता ने उसके साथ कुछ भी किया लेकिन उसके लिए वो आज भी सम्माननीय है। उसे आज भी उम्मीद है कि वे सुधर जाएंगे। वह न केवल एक अच्छी बेटी वरना एक अच्छी बहन का फर्ज भी निभा रही है। और तन्नू मेरी कमज़ोरियों से वाकिफ़ होते हुए भी उन्हें उजागर करने की बजाय छुपाकर समाज में मेरा मान सम्मान बनाए हुए है। उम्र बढ़ने के साथ साथ नारी मेरे लिए और भी श्रद्धेय होती गई। मैं शायद एक शोभा के आकलन से ही संपूर्ण नारी जाति का आकलन करने लगा था। अपनी मालकिन की बीमारी से मौत के बाद जब अधेड़ मालिक ने शोभा के सम्मुख अपनी बिखरती गृहस्थी को सहेजने का प्रस्ताव रखा तो एहसानों के बोझ तले दबी शोभा ने 18 साल के बेटे की सौतेली माँ बनना भी स्वीकार कर लिया। और कहना ना होगा कि वह अपने सद्व्यवहार से उसने विद्रोही बेटे को भी अपना बना लिया। आज वह माँ का राज दुलारा है। अपने पुरुषोचित दंभ का खोखल मुझे अब खोखला प्रतीत होने लगा था। लेकिन जब भी मैं इससे बाहर आकर सहजता से लोगों में शोभा की तारीफ करता तो वो मेरी ही खिल्ली उड़ाने लगते। उनके अनुसार मैं व्यर्थी नारी का महिमा मंडन कर रहा हूँ। ये सब करना तो एक नारी का कर्तव्य है। लोगों की नज़रों में किसी नारी का ये सब करना एक आम बात है और शोभा भी एक आम स्त्री मात है। लेकिन मुझे ये सब असाधारण लगते। नवविवाहित से नखरे उठाए बिना ही गृहस्थी का बोझ उठा लेना, गोंद मेवे के लड्डू खाए बिना ही माँ की महती जिम्मेदारियाँ अपने कंधे पर ले लेना, ये क्या आम बातें हैं? तन्नू के स्वर्गवास के बाद माँ की तरह नीलू की देखभाल करना और कन्यादान का धर्म तक निभाना, क्या यह भी आम बात है? एक पुरुष यदि ये सब कुछ करता है तो वो अब तक महापुरुष बन गया होता। लेकिन वो तो ठहरी साधारण नारी। नारी का असाधारण काम भी साधारण है। खैर 60 बरस का होने चला हूँ। लोग ठीक कहते हैं। अब मैं सठियाने लगा हूँ। 2 दिन से खाना बनाने वाली बाई नहीं आ रही, खुद ही पका रहा हूँ। लेकिन आज सवेरे से ही बदन में हरकत सी लग रही थी। शाम होते होते बुखार चढ़ आया। सवेरे से 1 गिलास दूध के अलावा पेट में कुछ भी नहीं गया था। खाली पेट दवा कैसे लूँ, यह सोचकर मेष वाले लड़के मदन को टिफ़िन भेजने के लिए फ़ोन कर दिया। एक पुस्तक पढ़ते पढ़ते जाने कब आँख लग गई। चूड़ी और पायल की खनखनाहट से आँख खुली। अरे शोभा, तुम आप इतने बड़े सेठ की बीवी को अब तुम कहना उचित नहीं लगता था, इसलिए मैं अक्सर तुम और आप में गड़बड़ा जाता था। नहीं, तुम ही ठीक है। मदन ने बताया कि आपको तेज बुखार है। चलो उठो, खाना खा लो, रख दो, बाद में खा लूँगा। नीलू की विदाई के बाद वह पहली बार घर आई थी। खाली घर में उसकी उपस्थिति मुझे संकोच में डाल रही थी। शायद मैं अब भी पुरुष स्त्री संबंधों की सीमा रेखा पर ही झूल रहा था। यह टिफ़िन का खाना नहीं है। मैं घर की रसोई से गर्म खिचड़ी और पालक बनाकर लाई हूँ। आपको खिलाए बिना नहीं लौटूंगी। उसने मुझे जबरन बिठा दिया और खाना परोस दिया। संकोच तो हो रहा था पर उसका यह अधिकार भाव मुझे अच्छा लग रहा था।
मैंने चम्मच उठाया ही ताकि बत्ती चली गई। मेरे दिमाग फिर उल्टी दिशा में घूमने लगा। अंधेरे में लोग इसे मेरे घर से निकलता देखेंगे तो क्या सोचेंगे। मोमबत्ती की लो आंखों पर पड़ी तो चेतना लौटी। आप फिर रुक गए। लो अब तो मैं मोमबत्ती भी ले आई, खा लीजिए। वह मुझे पंखा झेलने लगी। मेरे पास चुपचाप कोर निगलने के अलावा अब कहने सुनने को कुछ शेष नहीं रहा था। मुझे खाते देख उसके चेहरे पर असीम तृप्ति के भाव आ गए थे। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में वह स्त्री मुझे साक्षात देवी अन्नपूर्णा का रूप लग रही थी। तो गाइस, स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि अगली बार कोई भी न्यू स्टोरी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके।